हे गाइस, कैसे हो आप लोग। आई होप सो आप सब लोग अच्छे होंगे। तो गाइस, हम लोग क्या पढ़ रहे हैं, सामान्य हिंदी, है ना। सामान्य हिंदी में जो है कि वो हम अपना पहला चैप्टर कंप्लीट कर रहे थे, वर्डमाला। तो जो पहला चैप्टर है सामान्य हिंदी आदित्य पब्लिकेशन की बुक का, वो कंप्लीट हो चुका है। अब इसके आज से मैं आपको, मेरे पास करीब 200 से 250 क्वेश्चंस हैं इस बुक में, है ना। तो आज मैं आपको प्रैक्टिस करवाऊंगी, फुल प्रैक्टिस करवाऊंगी पूरे 250 क्वेश्चंस की। तो आप लोग इसकी अच्छे से प्रैक्टिस करिएगा, क्योंकि जो भी स्टूडेंट यूपी पुलिस या आपका टीजीटी पीजीटी हिंदी की तैयारी कर रहे हैं, एसएससी जीडी की तैयारी कर रहे हैं, जिन भी एग्जाम्स में हिंदी पूछी जाती है, तो उनके लिए ये जो प्रैक्टिस सेट है ना, जो ये 250 क्वेश्चन है, बहुत ज़्यादा इंपॉर्टेंट होने वाला है। क्यों? क्योंकि अगर आप इन क्वेश्चंस को लगा लेंगे तो उसके बाद आपको कहीं से कोई प्रैक्टिस करने की ज़रूरत नहीं पड़ेगी। तो आप लोग इनकी अच्छे से प्रैक्टिस करिए। मैं आपको सभी क्वेश्चंस की बहुत अच्छे तरीके से प्रैक्टिस करवाऊंगी, और फिर आप इन सारे क्वेश्चंस को रिवाइज करिएगा, और अगर आपको कोई इशू आता है तो वो आप लोग मुझे बता सकते हैं। तो चलिए हम चलते हैं अपने क्वेश्चंस पे और हम प्रैक्टिस स्टार्ट करते हैं, ठीक है। तो गाइज, ये जो है ये है आपकी प्रैक्टिस बुक। तो देख लीजिए, इस पे लिखा हुआ है वर्णमाला से संबंधित अध्यायवार प्रश्नकोश, ठीक है। तो चलिए हम फर्स्ट क्वेश्चन से स्टार्ट करते हैं। वर्णमाला किसे कहेंगे? वर्णमाला किसे कहेंगे? देखिए, ये यूपी टीजीटी में आया हुआ क्वेश्चन है। वर्णमाला किसे कहेंगे? वर्डों के व्यवस्थित समूह को। वर्डों के व्यवस्थित समूह को क्या कहते हैं? वर्णमाला। भाषा की सबसे छोटी इकाई कौन सी होती है? ये सारे क्वेश्चन प्रीवियस ईयर क्वेश्चन है, आप लोग बहुत अच्छे से कर लीजिएगा। सब सारे क्वेश्चन आए हुए क्वेश्चन हैं, ठीक है। भाषा की सबसे छोटी इकाई कौन सी होती है? वर्ड। भाषा की सबसे छोटी इकाई कौन सी है? तो जो वर्ड है वो भाषा की सबसे छोटी इकाई है। हिंदी वर्डमाला में वर्ड हैं। हिंदी वर्डमाला में कितने वर्ड है? तो हिंदी वर्डमाला में जो है वो 52 वर्ड है, ठीक है। भाषा की सबसे छोटी इकाई है, भाषा की सबसे छोटी इकाई है क्या? वर्ड। व्यंजन और स्वर के संयुक्त रूप को क्या कहते हैं? व्यंजन और स्वर के संयुक्त रूप को क्या कहते हैं? अक्षर कहते हैं। क्या कहते हैं? अक्षर कहते हैं। हिंदी भाषा में कितने स्वर हैं? हिंदी भाषा में कितने स्वर हैं? तो हिंदी भाषा में जो है वो 11 स्वर हैं, ठीक है। हिंदी भाषा में कितने व्यंजन हैं? हिंदी भाषा में 33 व्यंजन हैं। अब इसमें भी ना व्यंजनों में कन्फ्यूज़न हो जाता है। जो हिंदी भाषा में जो मूल व्यंजन है ना, वो 33 है। कुल व्यंजन अगर पूछे जाएं तो वो 39 है। कुल व्यंजन 39 है, लेकिन जो मूल व्यंजन है वो कितने हैं? वो 33 है, ठीक है। एक से अधिक वर्डों के मेल को क्या कहते हैं? एक से अधिक वर्डों के मेल को क्या कहते हैं? अक्षर कहते हैं। हिंदी वर्णमाला में व्यंजनों की संख्या है कितनी? 33, जिनका उच्चारण स्वतंत्रता से होता है, जिनका उच्चारण स्वतंत्रता से होता है और जो व्यंजन के उच्चारण में सहायक होते हैं, उसे कहते हैं क्या? जिसका उच्चारण स्वतंत्रता से होता है और जो व्यंजन के उच्चारण में सहायक होते हैं, उन्हें क्या कहते हैं? उन्हें स्वर कहते हैं, ठीक है। अब हम आते हैं अपना 11वें क्वेश्चन पे। 11वां क्वेश्चन क्या है? हिंदी वर्णमाला में ध्वनियाँ कितने प्रकार की होती हैं? हिंदी वर्णमाला में ध्वनियाँ कितने प्रकार की होती हैं? तो बताइए कितने प्रकार की होती हैं? 2 प्रकार की होती हैं, ठीक है। कौन कौन सी होती हैं ये आप लोग मुझे बताएंगे, क्योंकि मैं आप लोगों को ये पढ़ा चुकी हूँ, ठीक है। हिंदी वर्णमाला में जो ध्वनियाँ होती हैं वो कितने प्रकार की होती हैं, ये आप लोग मुझे बताएंगे, ठीक है। नेक्स्ट क्वेश्चन पे आते हैं, 12 क्वेश्चन पे। वर्णमाला में स्पर्श व्यंजनों की संख्या कितनी है? वर्णमाला में स्पर्श व्यंजनों की संख्या कितनी है? 25 है। भाषा की सार्थक लघुत्तम इकाई किसे माना जाता है? भाषा की सार्थक लघुत्तम इकाई किसे माना जाता है? तो शब्द को माना जाता है। क्वेश्चन नंबर 14, लिपि चिन्हों में क्रमबद्ध समूह को क्या कहते हैं? लिपि चिन्हों में क्रमबद्ध समूह को क्या कहते हैं? वर्णमाला कहते हैं। क्या कहते हैं? लिपि चिन्हों में क्रमबद्ध समूह को वर्णमाला कहते हैं। नेक्स्ट आते हैं हम क्वेश्चन 15 पे। वर्णों के समुदाय को क्या कहते हैं? वर्णों के समुदाय को क्या कहते हैं? वर्णमाला कहते हैं। क्वेश्चन नंबर 16, हिंदी भाषा में कुल व्यंजन है। हिंदी भाषा में कुल व्यंजन है कितने हैं? 33 है। शब्द की सबसे छोटी इकाई क्या कहलाती है? शब्द की सबसे छोटी इकाई क्या कहलाती है? वर्ड कहलाती है। निम्न में दीर्घ स्वर है। निम्न में दीर्घ स्वर है। ये क्वेश्चन थोड़ा मतलब वैसा है, मिसप्रिंट सा है। क्यों? इसका जो क्वेश्चन होना चाहिए था ना, वो ये होना चाहिए था, निम्न में दीर्घ स्वर नहीं है।
तो इनमें जो दीर्घ स्वर नहीं है वो कौन सा है? पहला वाला। जो छोटी ई है वो दीर्घ स्वर नहीं है, बाकी का बड़ी ई है और आपका ये छोटा ए और बड़ा ए जो है ये आपका दीर्घ स्वर होते हैं। ठीक है, तो जो छोटी ई है वो दीर्घ स्वर नहीं है, बाकी के जो ये तीनों ऑप्शंस दे रखे हैं ये दीर्घ स्वर हैं। ठीक है, अब हम आ जाते हैं अपना क्वेश्चन नंबर 19 पे। तो क्वेश्चन नंबर 19 क्या है? निम्नलिखित में कौन सा मूल दीर्घ स्वर नहीं है? निम्नलिखित में कौन सा मूल दीर्घ स्वर नहीं है? तो जो छोटा ओ होता है ना वो दीर्घ स्वर के अंतर्गत नहीं आता है। बड़ा आ, बड़ी ई और बड़ा ऊ जो है वो दीर्घ स्वर के अंतर्गत आता है। क्वेश्चन नंबर 20 पे आते हैं। हिंदी भाषा में ह्रस्व स्वरों की संख्या कितनी है? 11, 4, 7 या 2? हिंदी भाषा में ह्रस्व स्वरों की संख्या कितनी है? 11, 4, 7 या 2? कितनी है? 4 है। और ह्रस्व स्वर कौन कौन से होते हैं ये और आप लोग बताइए? छोटा आ, छोटी ई, छोटा ऊ और इनसे ऋषि, ये जो होते हैं इन्हें क्या कहते हैं? ह्रस्व स्वर कहते हैं। ठीक है, क्वेश्चन 21 पे आइए। निम्न में दीर्घ स्वर कौन सा है? निम्न में दीर्घ स्वर कौन सा है? इसमें जो है ना वो थोड़ा सा मिसप्रिंट है क्वेश्चन में, क्योंकि इसमें जो आंसर होना चाहिए था वो ए एंड डी दोनों होना चाहिए था। क्या होना चाहिए था? ए और डी दोनों होना चाहिए था, क्योंकि बड़ा आ और बड़ी ए जो है वो दोनों ही दीर्घ स्वर है। ठीक है, नेक्स्ट हम आ जाते हैं। किस स्वर के उच्चारण में दीर्घ स्वर से भी अधिक समय लगता है? किस स्वर के उच्चारण में दीर्घ स्वर से भी अधिक समय लगता है? तो जो प्लूत स्वर होते हैं ना उनके उच्चारण में दीर्घ समय से भी अधिक समय लगता है। ठीक है, प्लूत स्वर कौन सा है? प्लूत स्वर कौन सा है? तो इसमें जो ओम है ना ये प्लूत स्वर है। ठीक है, और एक बात और मैं आपको बता दूं, जो ये प्लूत स्वर होते हैं ना ये संस्कृत में यूज किए जाते हैं, ये हमारे हिंदी में नहीं होते हैं। हिंदी में केवल 2 ही है, ह्रस्व और दीर्घ। कौन कौन से? हिंदी में कितने प्रकार के स्वर हैं? केवल 2 प्रकार के हैं। कौन कौन से? ह्रस्व और दीर्घ। जो प्लूत स्वर है ये संस्कृत में होता है, ना कि हिंदी में। नेक्स्ट 24 क्वेश्चन पे आते हैं हम अपना। तो 24 क्वेश्चन है हमारा। हिंदी स्वरों का वर्गीकरण जब जीभ के भाग के आधार पर किया जाता है। हिंदी स्वरों का वर्गीकरण जब जीभ के भाग के आधार पर किया जाता है तो निम्नलिखित में से कौन सा भेद इसके अंतर्गत नहीं आएगा? मतलब हिंदी स्वरों का जब वर्गीकरण जीभ के भाग के आधार पर किया जाता है तो निम्नलिखित में से कौन सा भेद इसके अंतर्गत नहीं आएगा? तो जीभ के आधार पे जो स्वर हैं उन्हें हमने कितने भागों में डिवाइड किया है? 3 भागों में डिवाइड किया गया है। कौन कौन से? अग्र, मध्य एवं पश्च। अग्र, मध्य एवं पश्च। विवृत को तो हमने जीभ के आधार पर डिवाइड किया ही नहीं है ना? तो इसमें जो विवृत है वो सही आंसर है। नेक्स्ट क्वेश्चन पे आते हैं हम अपने 25 क्वेश्चन पे। मध्य स्वर कहते हैं। मध्य स्वर कहते हैं किसे कहते हैं? मध्य स्वर बताइए। तो जो छोटा आ होता है ना उसे मध्य स्वर कहा जाता है। छोटा आ को क्या कहा जाता है? मध्य स्वर कहा जाता है। भाषा विज्ञान की दृष्टि से ऊ किस प्रकार का स्वर है? भाषा विज्ञान की दृष्टि से जो बड़ा ऊ है वो किस प्रकार का स्वर है? तो वो जो है वो पश्च संवृत है। कैसा है वो? पश्च संवृत है। नेक्स्ट हम आते हैं 27 क्वेश्चन पे। निम्नलिखित में से कौन सा स्वर संवृत है? निम्नलिखित में से कौन सा जो स्वर है वो संवृत है? तो जो छोटी ई है वो संवृत है, बड़ा आ है वो विवृत है, और जो आपका बड़ा ए और ये औ है ये जो है ये अर्धविवृत है। क्या है? अर्धविवृत है। ठीक है, अब हम आते हैं अपना नेक्स्ट 28 क्वेश्चन पे। ठीक है, अर्धविवृत स्वर कौन सा है? जैसा कि मैंने अभी आपको नीचे बताया ना कि जो बड़ा ए है वो कौन सा है? अर्धविवृत है। विवृत का मतलब होता है जिसके लिए मुंह पूरा खुले। तो विवृत का मतलब हो गया जिसके लिए मुंह पूरा खुले, मतलब कि जो बड़ा आ होता है वो विवृत होता है, और जिसके लिए मुंह कम खुले मतलब विवृत से कम खुले उसे क्या कहते हैं? अर्धविवृत कहते हैं। तो जो ए है जब हम ए बोलते हैं तो उसके लिए हमारा मुंह पूरा नहीं खुलता है बल्कि थोड़ा कम खुलता है। तो ये है बड़ा ए जो है वो विवृत है। ठीक है, स्वर ध्वनि के प्रकार हैं। स्वर ध्वनि के प्रकार हैं। तो स्वर ध्वनि के कौन कौन से प्रकार होते हैं? दीर्घ, ह्रस्व एवं प्लूत। तो मतलब इसका जो डी आंसर है वो सही है। ठीक है, नेक्स्ट हम आ जाते हैं क्वेश्चन नंबर 30 पे। तो क्वेश्चन नंबर 30 क्या दिया है? हिंदी का अग्र अवृत्ताकार संवृत ध्वनि है।
हिंदी का सबसे पहले तो अग्र, अग्र होना चाहिए। दूसरा अवृत्ताकार, मतलब कि जब हम उसको बोले तो जो हमारा मुंह है वो गोल ना बने। वृत्ताकार का मतलब क्या होता है? गोल बनना, है ना। तो अवृत्ताकार हो, गोल ना हो। तीसरा तीसरा सॉरी संवृत, संवृत का मतलब क्या होता है? मुंह हमारा कम खुले, ज़्यादा ना खुले। तो जो छोटी ई है वो है इन तीनों के लिए वो मैच कर रही है। अग्र तो है ही, ई बोलते समय मुंह भी हमारा अवृत्ताकार होता है, गोल नहीं होता है। संवृत का मतलब ये है कि कम खुलता है, पूरा मुंह तो खुलता ही नहीं है जब हम ई बोलते हैं। तो आपका जो ऑप्शन बी है वो ठीक है। ठीक है, अब हम आते हैं अपने नेक्स्ट क्वेश्चन पे। स्वरों के उच्चारण में लगने वाले समय को स्वरों के उच्चारण में लगने वाले समय को कहते हैं, क्या कहते हैं? मात्रा कहते हैं। स्वरों के उच्चारण में लगने वाले समय को हम क्या कहते हैं? मात्रा कहते हैं। ठीक है, मात्रा स्वर को क्या कहते हैं? मात्रा स्वर को क्या कहते हैं? तो मात्रा स्वर को हम क्या कहते हैं? समरूप ग्रेफीम कहते हैं। क्या? समरूप यानी ग्रेफीम कहते हैं। ये इंपॉर्टेंट है, इसको याद कर लीजिएगा, क्योंकि ये जो है वो यूपी कांस्टेबल में भी पूछा गया है और यूपी एसआई में भी पूछा गया है ये क्वेश्चन, कि मात्रा स्वर को क्या कहते हैं। मात्रा स्वर को ना तो वर्ड कहते हैं, ना रूप कहते हैं, ना शब्द कहते हैं, इसको समरूप यानी ग्रेफीम कहते हैं। ओ और औ किस प्रकार के वर्ड है? ओ और औ किस प्रकार के वर्ड है? तो ओ और औ जो है वो हमारे कंठोष्ठ है। कंठोष्ठ मतलब कि छोटा ओ और बड़ा ओ को बोलने के लिए हमें अपना कंठ और ओठ दोनों का प्रयोग करना पड़ता है। क्या? आप खुद से ट्राई करिए। अच्छा, आप एक बार बोल के देखिए, ओ आओ, ओ आओ। तो जब आप इन दोनों वर्डों को बोलेंगे ना, तो आपका कंठ, कंठ से तो आवाज़ आ ही रही है, लेकिन जब आप ओ बोल रहे हैं तो आपके जो दोनों ओठ हैं वो उनका भी आप प्रयोग कर रहे हैं, तभी आप ओ बोल पा रहे हैं। अगर मान लीजिए किसी का कोई ओठ ना हो, कोई ट्रेजेडी हो, कई बार कुछ ऐसे बच्चे होते हैं जिनका एक ओठ नहीं होता है, या फिर कुछ एक्सीडेंट हो जाता है, तो मान लीजिए कट गया या कुछ भी हो गया, तो अगर उनसे आप कहेंगे कि ओ और औ बोलकर दिखाओ, तो उन्हें इसमें बहुत समस्या होगी, वो नहीं बोल पाएंगे। ठीक है, नेक्स्ट हम अपना 34 क्वेश्चन पे आते हैं। स्वर किसका भेद है? स्वर किसका भेद है? संधि का भेद है, समास का भेद है, लिंग का भेद है, या वर्ड का भेद है? बताइए, स्वर किसका भेद है? स्वर जो है वो हमारा वर्ड का भेद है। स्वर किसका भेद है? तो जो स्वर है वो वर्ड का भेद है। निम्नलिखित में से कौन सा संयुक्त स्वर नहीं है? निम्नलिखित में से कौन सा संयुक्त स्वर नहीं है? संयुक्त स्वर मैंने पढ़ाए थे ना, तो जो कौन सा नहीं है? बड़ा ऊ जो है वो संयुक्त स्वर नहीं है, तो इसका राइट आंसर होगा सी। ठीक है, निम्नलिखित में से कौन सा स्वर कंठ तालव्य है? कंठ तालव्य कौन कौन से स्वर होते हैं? 2 स्वर होते हैं ना कंठ तालव्य, कौन कौन से? छोटी ए और बड़ी ए और ऐ। कौन कौन से होते हैं? छोटी ए और बड़ी ए। तो इसमें ऑप्शन में बड़ी ए नहीं दे रखा है, छोटी ए दे रखा है, तो इसका ऑप्शन नंबर डी ठीक है। ठीक है, नेक्स्ट क्वेश्चन 37। निम्नलिखित में से कौन से शब्द से अनुनासिकता है? निम्नलिखित में से कौन से शब्द में अनुनासिकता है? अनुनासिकता कौन से शब्द में है? संभव, संभावना, संभावित, या संभालना? निम्नलिखित में से कौन से शब्द में अनुनासिकता है? संभव, संभावना, संभलना, या संभावित? तो जो संभालना जो इसमें दे रखा है, इसमें अनुनासिकता है, तो ऑप्शन नंबर सी ठीक है इसका। ठीक है, अब हम आते हैं क्वेश्चन नंबर 38 पे। तो क्वेश्चन नंबर 38 क्या है हमारा? कौन से शब्द में अनुनासिकता है? सेम वही पीछे वाला क्वेश्चन है कि कौन से शब्द में अनुनासिकता है। तो बताइए कौन से शब्द में अनुनासिकता है? कदम, कंगन, कंठाग्र, या कटीला? अनुनासिकता किस में है? चंद्रबिंदी किस पे लगी हुई है? कटीला पे लगी हुई है ना, तो अनुनासिकता किस में प्रदर्शित हो रही है? कटीला में हो रही है। हिंदी वर्ड का उच्चारण स्थान कंठ तालु है। हिंदी वर्ड का उच्चारण स्थान कंठ तालु है। कंठ तालव्य कौन कौन से वर्ड होते हैं? कंठ तालव्य 2 वर्ड होते हैं ना, कौन सा? छोटा ए और बड़ा ए और ऐ। तो इसमें जो ऑप्शन में है छोटा ए नहीं दे रखा है, ऑप्शन में केवल बड़ा ए दे रखा है, तो इसका जो है वो ऑप्शन नंबर डी ठीक है। ओके, अब हम आते हैं क्वेश्चन 40 पे। तो क्वेश्चन 40 में क्या दे रखा है? बड़ी ए के उच्चारण का स्थान का नाम क्या है?
सेम ये दो मतलब ये जो क्वेश्चन है ना, ये दो तरीके से पूछ लिया है। ऊपर 39 में क्या पूछा है, किस वर्ड का उच्चारण स्थान कंठ तालु है। तो मतलब बड़ी ए का जो हम उच्चारण करते हैं वो कंठ और तालु से करते हैं। नेक्स्ट हम क्वेश्चन 40 पे आते हैं। तो क्वेश्चन 40 में क्या दे रखा है कि बड़ी ए का उच्चारण स्थान का नाम क्या है। मतलब कि ये है कि जो बड़ी ए का हम उच्चारण करते हैं वो कैसे करते हैं, तो कंठ तालव्य से हम बड़ी ए का उच्चारण करते हैं। ठीक है, दोनों क्वेश्चन सेम ही हैं बट लैंग्वेज चेंज कर दी है, मतलब पूछने का तरीका बदल गया है। नेक्स्ट हम आ जाते हैं क्वेश्चन 41 पे। स्वर ए और अ का उच्चारण स्थान कौन सा है। मैंने आपको जब वर्डमाला स्टार्ट करी थी ना, उसी टाइम पे मैंने बता दिया था कि ये बहुत इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है। बहुत सारे एग्जाम्स में, बहुत सारे प्रैक्टिस सेट में मैंने ये वाला क्वेश्चन देखा है। और देखिए यहाँ पे कितनी बार ये क्वेश्चन अलग अलग तरीके से पूछा गया है। कभी लैंग्वेज कुछ है तो कभी लैंग्वेज कुछ है, लेकिन पूछा जरूर गया है। तो इसको बहुत ज़रूरी आप लोग याद कर लीजिएगा। ठीक है, स्वर ए व अ का उच्चारण स्थान कौन सा है। स्वर ए व अ का उच्चारण स्थान कौन सा है। तो जो कंठ तालव्य है वो स्वर ए व अ का उच्चारण स्थान होता है। अब हम आते हैं क्वेश्चन नंबर 42 पे। तो क्वेश्चन नंबर 42 क्या है हमारा, मात्रा के आधार पर स्वर कितने प्रकार के होते हैं। मात्रा के आधार पर स्वर कितने प्रकार के होते हैं, 3 प्रकार के होते हैं। कौन कौन से होते हैं ये आप लोग मुझे बताओगे, क्योंकि मैं आप लोगों को पढ़ा चुकी हूँ। ठीक है, तो इसका ऑप्शन नंबर बी ठीक है। ओके, अब क्वेश्चन नंबर आते हैं 43 पे। तो वर्ड तालिका के अनुसार, वर्ड तालिका के अनुसार ह्रस्व, दीर्घ और प्लूत क्या है। वर्ड तालिका के अनुसार ह्रस्व, दीर्घ और प्लूत क्या है। तो ह्रस्व, दीर्घ और प्लूत क्या है, क्या पढ़ाया था मैंने आपको। ये तीनों किसके अंतर्गत आते हैं, ये तीनों जो हैं वो स्वर के अंतर्गत आते हैं। ना तो ये व्यंजन है, ना ये विसर्ग है, ना ये मात्रा है। क्या है ये तीनों स्वर है। ठीक है, तो अब हम आते हैं नेक्स्ट क्वेश्चन 47 पे। निम्नलिखित में से कंठ ध्वनियाँ कौन सी हैं। निम्नलिखित में से कंठ ध्वनियाँ कौन सी हैं, बताइए। कंठ ध्वनियाँ कौन कौन सी होती हैं। जो पहला वाला वर्ग है का वर्ग, उसके अंतर्गत ही तो सारी कंठ ध्वनियाँ हैं। तो का और खा जो है वो कंठ ध्वनियों के अंतर्गत आते हैं। ये यूपी टीजीटी का क्वेश्चन है। ठीक है, निम्नलिखित में से हिंदी की कंठ ध्वनि है। अब हमने क्या पढ़ा था कि जो का वर्ग है, कंठ वर्ग के अंतर्गत जो हमारा का वर्ग है उसकी तो सारी ध्वनियाँ आती ही हैं, पांचों, का, खा, गा, घा और अणा। ठीक है, लेकिन और भी कुछ ध्वनियाँ ऐसी होती हैं जो कंठ ध्वनियों के अंतर्गत आती हैं। तो इन तीनों में से कौन सी ध्वनि बताई थी मैंने जो कंठ ध्वनि के अंतर्गत आती है। हा से हल, हा से हल जो है वो कंठ ध्वनि के अंतर्गत आता है। ठीक है, अब क्वेश्चन 49। तो क्वेश्चन 49 क्या है हमारा, क्वेश्चन 49 है हमारा, घा का उच्चारण स्थान कौन सा है। घा का उच्चारण स्थान कौन सा है। तो घा जो है वो कौन से वर्ग में आता है। घा जो है वो पहले वर्ग में आता है। पहला वर्ग कौन सा है, का वर्ग है। तो घा बताइए कहाँ कौन से नंबर पे आता है, का खा घा। कहाँ आ गया, का खा घा। मतलब कि ये जो है वो कंठ ध्वनि है। घा का जो उच्चारण स्थान है वो कौन सा है, वो कंठ है, मतलब ये कंठ ध्वनि है। ठीक है, क्वेश्चन 50 पे आते हैं हम। तो क्वेश्चन 50 क्या है हमारा, निम्न में से कंठ वर्ड हैं। अब यहाँ पे भी हमें कंठ वर्ड बताने हैं। निम्नलिखित में से कंठ वर्ड हैं, यहाँ पे सेम वही क्वेश्चन रिपीट हो रहा है। मैंने बताया था ना कि कंठ वर्ग के अंतर्गत जो का वर्ग है, का खा गा घा अणा, इसके अलावा भी कुछ ध्वनियाँ ऐसी हैं जो कंठ ध्वनियों के अंतर्गत आती हैं। तो कौन कौन सी आती हैं, बड़ा आ आता है, हा से हल आता है और विसर्ग आते हैं। क्या, बड़ा आ आता है, हा से हल आता है और विसर्ग। ये जितनी भी ध्वनियाँ होती हैं ये हमारी किसके अंतर्गत आती हैं, ये सारी ध्वनियाँ हमारी कंठ ध्वनियों के अंतर्गत आती हैं। ठीक है, तो इसका ऑप्शन नंबर बी ठीक हो जाएगा। नेक्स्ट क्वेश्चन जो है वो हमारा 51 क्वेश्चन है। निम्न में कंठ वर्ड कौन सा है। निम्न में कंठ वर्ड कौन सा है। तो जो छोटा है वो हमारा कंठ वर्ड है। अब टोटल कंठ वर्ड कैसे हम पता करेंगे, तो का वर्ग के 5 वर्ग, का वर्ग के 5 वर्ड, का खा गा घा अणा कंठ ध्वनियों के अंतर्गत आते हैं। ये आप लोगों को रट चुका होगा, क्योंकि मैंने ना जाने कितनी बार ये क्वेश्चन बार बार रिपीट किया है कि कंठ वर्ग के अंतर्गत कौन कौन से आते हैं, का खा गा घा अणा, ये वर्ड तो आते ही आते हैं। उसके अलावा छोटा आ, बड़ा आ, हा से हल और विसर्ग। छोटा आ, बड़ा आ, हा से हल और विसर्ग। छोटा आ, बड़ा आ, हा से हल और विसर्ग। ये सब किसके अंतर्गत आते हैं, ये हमारे जो सारे आते हैं ये
कंठ वर्ड के अंतर्गत आते हैं। ठीक है, अब क्वेश्चन 52, सध्वनि का उच्चारण स्थान क्या है? सध्वनि का उच्चारण स्थान क्या है? तालु। क्या है? तालु। तालु के अंतर्गत क्या क्या आते हैं? तालु के अंतर्गत जो हमारा दूसरा वाला वर्ग होता है उसके जितने भी वर्ड होते हैं वो सारे तालु के अंतर्गत आते हैं। ठीक है, क्या? चा छा जा झा अणा, चा छा जा झा अणा, तो ये तो तालु के अंतर्गत आते ही आते हैं। लेकिन मैंने और क्या बताया था? सा सलगम, सा षटकोण, सा सपेरा, किसके अंतर्गत आते हैं? ये भी तालु के अंतर्गत ही आते हैं। ठीक है, अब 53, उच्चारण स्थान के आधार पर अणा व्यंजन है। उच्चारण स्थान के आधार पर अणा व्यंजन है, तो ये वाला जो अणा है मतलब अंगा है, ये किसके अंतर्गत आता है? चा छा जा झा अणा, चा छा जा झा अणा आता है ना, तो ये किसके अंतर्गत आ गया? ये तालव्य ध्वनि के अंतर्गत आ गया। तो इसका जो ऑप्शन नंबर ए है वो सही हो गया। ठीक है, अब हम आते हैं 54 पे। क्वेश्चन नंबर 54, तो हिंदी में जो सा ध्वनि है वो किसके अंतर्गत आती है? हिंदी में जो सा ध्वनि है वो आपका तालव्य के अंतर्गत आती है। हिंदी में जो सा ध्वनि है वो तालव्य के अंतर्गत आती है। ठीक है, अब क्वेश्चन नंबर 55, चा छा जा छा अणा का उच्चारण होता है। चा छा जा झा अणा का उच्चारण होता है, तो चा छा जा झा अणा का उच्चारण किससे होता है? तालु से होता है। किससे होता है? तालु से होता है। ये कौन सी ध्वनियाँ है? ये तालव्य ध्वनियाँ है। ठीक है, चा छा जा झा अणा कौन सी ध्वनियाँ है? ये तालव्य ध्वनियाँ है ना। नेक्स्ट, निम्नलिखित व्यंजनों में से कौन से व्यंजन, निम्नलिखित व्यंजनों में से कौन से व्यंजन का उच्चारण तालु से होता है? अब ये इसमें 4 ऑप्शन दिए हुए हैं। क्या क्या दिए हुए हैं? का, छा, मा और ढा से ढक्कन। तो इनमें चारों में से पूछा है कि कौन सा व्यंजन ऐसा है जिसका उच्चारण हम तालु से करते हैं। तो का बताइए, का हम किस में करते हैं? कंठ में करते हैं। ठीक है, माँ का हम किस में करते हैं? और जो ये माँ है ये कौन, आप ये मुझे बताएंगे कि ये जो माँ से मछली है ये कौन से वर्ग का, कौन से नंबर का वर्ड है? कौन से वर्ग का, कौन से नंबर का वर्ड है, ये आप लोग मुझे बताएंगे। तो इसमें जो ऑप्शन नंबर सी है, छा, तो तालु के अंतर्गत क्या क्या आता है? चा छा जा झा अणा, चा छा, तो ये छा आ गया ना, छा से छा था। तो ऑप्शन नंबर सी बिल्कुल सही है क्वेश्चन नंबर 56 के लिए। ठीक है, तो आज जो है वो हम इसके केवल 56 क्वेश्चन ही लगाएंगे। बाकी के जो हमारे 57 नंबर क्वेश्चन है वो आगे के क्वेश्चन जो है हम नेक्स्ट वीडियो में लगाएंगे। तो 56 क्वेश्चन हमने आज यहाँ पे रिवाइज कर लिए। 56 से आगे के अप्रॉक्सीमेट हम कोशिश करेंगे कि 100 से ऊपर तक क्वेश्चन जो है वो हम कल वाली वीडियो में रिवाइज करें। तो आप लोग इनको अच्छे से रिवाइज कर लीजिएगा, अच्छे से पढ़ लीजिएगा। और इन क्वेश्चंस में अगर आपको कहीं भी कोई भी कंफ्यूजन होता है तो वो आप लोग मुझसे पूछ लीजिएगा। और बाकी का जो है ये इसमें जो 200-250 क्वेश्चन है ये सारे मैं आपको करीब 2 वीडियो में कंप्लीट करवा दूँगी। ठीक है, तो मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में। अभी के लिए थैंक यू।